My dear friends, welcome to the Prep Journal IS. Today we cover महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑन ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस कैसे एक पेंडोरा बॉक्स ओपन कर सकती है अगेंस्ट मीडिया एंड द फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसमें हम देखेंगे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड स्टेट लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन दिस एंड द वेरियस कमेटी रिपोर्ट ऑन दिस इशू, एंड इन कंक्लूजन urgent need to codify these privileges towards a mature democracy. In second news, GS3 internal security, we will see how government is fighting left wing extremism through a strategy of force as well as developmental strategy. And next we will see the blatant online violation of the PNDT Act. Then again we look how the impeachment motion against the Madras High Court is against the rule of law and independence of judiciary. Then after we look a new bill, National Blood Transfusion Bill 2025. What is and why? Then after we will see some economics news related to India's foreign reserve and the exit of the foreign portfolio investor and its impact on rupees especially and equity market. Then we will see the Australia has become the first country to ban social media for children under 16. Its impact, then some location related news in Ukraine, Thailand, Cambodia, and then after tribe in Bastar, Chhattisgarh, and the first and only Ramasat site of Chhattisgarh. First, recently स्पेशल प्रिविलेजेस कमेटी ऑफ मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल एक रिकमेंडेशन पास की है कि 4 जर्नलिस्ट को 5 दिन के लिए जेल। क्यों? क्योंकि वो उनका एलिगेशन है कि वो फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड न्यूज़ फैला रहे थे एक नेशनल कांग्रेस पार्टी के मेंबर के अगेंस्ट। तो ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस हुआ ऑफ द MLA। नाउ देखते हैं ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस है क्या। सबसे पहले पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस रिफर्स टू सम स्पेशल राइट्स, इम्यूनिटीज और एक्सेप्शंस इंजॉयड बाय लेजिस्लेचर एंड इट्स मेंबर टू इंश्योर फ्री एंड इफेक्टिव फंक्शनिंग। ये एक सिंपल सम स्पेशल राइट्स है, इम्यूनिटीज़ है जो MP को दिया जाता है आर्टिकल 105 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन में, और MLA को, स्टेट लेजिस्लेचर को, चाहे MLA हो, आर्टिकल 194। इसका इम्पोर्टेंस इसलिए कि ये इसलिए दिया जाता है कि इंडिपेंडेंटली वो अपने फंक्शन को पार्लियामेंट में अपनी फंक्शन को परफॉर्म कर सकें, पार्लियामेंट का, स्टेट लेजिस्लेचर का डिग्निटी ऑथोरिटी मेंटेन रहे। ये पर्पस है इस पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का। जब भी कोई भी इंडिविजुअल इंक्लूडिंग MLA इंटरफेयर करता है इस प्रिविलेजेस के साथ, जैसे पार्लियामेंट के फंक्शनिंग में इंटरफेयर करना, उस डिग्निटी को हार्म करना, तो वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस कहलाती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि कोडिफाइड नहीं है ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस, कोडिफाइड नहीं है। क्या कौन कौन से इंस्टेंसेस ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस के अंडर आएगी? इट हैज़ नॉट येट कोडिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। Parliament has power to punish against the breach of privileges. सुप्रीम कोर्ट राजा रामपाल केस 2007 में privileges power are subject to judicial review. It is under the judicial review and can't violate the fundamental rights arbitrarily. Again, in case of C case, legislature cannot act as a parallel court. This judgment pronouncing a jail sentence is like a quasi judicial functioning of the parliament. It raises a debate on the freedom of speech and legislature privileges and its impact. Freedom of speech and privileges. First, प्रेस फ्रीडम एट रिस्क। जर्नलिस्ट का मेन काम होता है इन्वेस्टिगेट करना, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को क्रिटिसाइज करना, और उनका ये काम ही होता है। अगर उनके अगेंस्ट फिर स्टार्ट कर दे पेंडोरा बॉक्स को कि लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट उनके अगेंस्ट ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस लेकर आ जाए, कि खुद ही जज बन जाए कि हाँ दिस वाज फैब्रिकेटेड एंड फॉल्स न्यूज़ अगेंस्ट दिस MLA एंड नाउ यू आर सेंटेंस्ड टू, आज 5 दिन का हुआ है, कल 50 दिन का होगा। दिस इज अगेंस्ट द प्रेस फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड मीडिया।
You can quote Gandhiji, democracy thrives on free criticism. Criminalizing journalist वर्क वाई प्रिविलेजेस पावर कैन क्रिएट सेल्फ सेंसरशिप, खुद के अंदर सेल्फ सेंसरशिप करना कि मेरे किस किस एक्टिविटी को आप नहीं लिख सकते हो, क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो। ये वॉचडॉग द फोर्थ पिलर कहा जाता है मीडिया को, उसके अगेंस्ट है। अंडरमाइंस द वॉचडॉग रोल ऑफ द मीडिया, मीडिया का रोल होता है वॉचडॉग करना, डेमोक्रेसी में देखते रहना कि कौन से रिप्रेजेंटेटिव काम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, स्क्रूटाइज करना वेरियस एक्टिविटीज़ को, फिर उसको उस इंफॉर्मेशन को डिसमिनेट करना पब्लिक के तरफ। सेकेंड, इट सेट्स अ डेंजरस प्रेसिडेंस, यह एक डेंजरस प्रेसिडेंस सेट करती है कि आगे से फिर ये 5 दिन की जगह 50 दिन हो जाएगा, फिर कहीं कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर जो भी जर्नलिस्ट उसके अगेंस्ट अगर क्रिटिसाइज कर ली तो उसके अगेंस्ट आप प्रिविलेज लेके आ सकते हैं। दिस इज अ डेंजरस प्रेसिडेंस। 2.10 one Supreme Court judgment, freedom of press is a fundamental foundation of the democratic society. Then again, National Commission to Review the Working of the Constitution has recommended, this committee recommended that the privileges, especially the parliamentary privileges, the state legislative privileges को कोडिफाई कर लिया जाना चाहिए, और सारे इंस्टेंसेस को क्लियरली नोट डाउन कर लो कि कौन कौन से इंस्टेंसेस ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस के अंदर आएगी, क्योंकि अभी कोडिफाइड नहीं है। कोई भी लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट बोलेगा कि ये घटना ये इंस्टेंसेस ये हमारे अथॉरिटी को डिग्निफाइड को हार्म कर रही है, डिग्निफाइड को अंडरमाइन कर रही है, ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस में आएगी। तो ये डिफाइंड नहीं है, तो कुछ भी अभी कोई भी एक्शन को ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस लिया जा सकता है। तो ये दिस अर्जेंट नीड टू डिफाइन दिस कमिटी रिकमेंडेशन। सेकेंड ARC भी यहाँ पे बात करती है कि the punitive power under the breach of privileges should be very minute, it should be used judiciously, कि आप बस एपोलॉजी उसे डिमांड कर लो, क्लैरिफिकेशन उसे डिमांड कर लो, इतना ज़्यादा नहीं। उससे जेल सेंटेंस का स्टार्टिंग नहीं करनी चाहिए, आज 5 दिन का जेल सेंटेंस होगा फिर कल 50, इस तरीक़ा से दिस इज अ डेंजरस प्रेसिडेंस। एंड इन कंक्लूजन देयर इज अर्जेंट नीड टू कोडिफाई द ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस। सेकेंड अमित शाह होम मिनिस्टर इज रिसेंटली इन छत्तीसगढ़ बस्तर डिस्ट्रिक्ट में है। बस्तर डिस्ट्रिक्ट कभी नक्सलिज्म का मेन घर हुआ करता था, नाउ इज ऑन द वर्ज ऑफ पीस। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म GS3 के सिलेबस में है। ये हुआ कैसे, नक्सलिज्म का राइज कैसे हुआ, नक्सलिज्म कैसे फुला, उसका रीजन कॉज क्या था, लैंड एलिनेशन, ट्राइबल का एलिनेशन होना, वीक गवर्नेंस आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नेंस का रीच ट्राइबल एरिया तक पहुंचा नहीं, हमारे स्कीम्स वहाँ तक नहीं पहुंच पाया, ट्राइबल एरिया का डेवलपमेंट नहीं हुआ, वहाँ रोड्स सड़कें नहीं बना, इंडस्ट्रीज़ जब भी जंगल में गया, नॉर्मली ट्राइबल्स जंगल में रहते थे, इंडस्ट्री जंगल में गया, वहाँ से उन्हें एलिनेट कर दिया गया, निकाल दिया गया जंगल से। उनका जंगल पर अपना एंसेस्टर राइट्स था, जंगल से उनका अपना लगाव था। फिर प्रॉपर रिहेबिलिटेशन नहीं हुआ उनका, फॉरेस्ट राइट्स का भी यूज़ नहीं करने दिया गया। तो एक और रीज़न है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, वी फेल्ड the proper land reform after independence, or unequal distribution of land also forced to take arms by the poor landless tribals। ये स्टार्ट हुआ 1967 में, सबसे पहले नक्सलबरी एरिया वेस्ट बंगाल का था, फिर ये पूरा ईस्टर्न इंडिया को कवर कर लिया, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हाफ ऑफ महाराष्ट्र, MP, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सारा एरिया एक समय नक्सलिज्म के कॉवर में था। रिसेंटली गवर्नमेंट इज क्लेमिंग अ सक्सेसफुल ऑपरेशन अगेंस्ट द नक्सलिज्म, कि फोटो आ रही है कि नक्सलिज्म मेन जो हेड्स हैं वो सरेंडर कर रहे हैं, लार्ज नंबर में नक्सलिस्ट फाइटर सरेंडर कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट का 2 स्ट्रेटजीज पे है जो एग्जाम पर्पस यूज़ करना है। पहला, ब्रूट फोर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ब्रूट फोर्स का यूज कर रही है, इनकाउंटर,
और उन्हें सरेंडर करने में मजबूर कर रही है। सेकेंड, गवर्नमेंट का फोकस है डेवलपमेंट सेंट्रिक मेजर्स, रोड्स एंड इलेक्ट्रिसिटी देना एरिया में, बैंकिंग फैसिलिटी अंडर 5 किलोमीटर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की इम्प्रूव कर रही है गवर्नमेंट। प्रमोशन ऑफ द फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्रोसेसिंग यूनिट्स, कि आप फॉरेस्ट से जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस लेकर आए उसको प्रोसेस करें, फिर उसको ट्रैफिक के अंडर बेचें मार्केट में। डेयरी एंड कोऑपरेटिव बेस्ड लाइवलीहुड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। हेल्थ सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन प्रोविज़न। रिसेंटली स्पोर्ट्स का भी इनिशिएट किया है, बस्तर ओलंपिक, जहाँ पर सारे जो भी सरेंडर नक्सलीस वो भी पार्टिसिपेट करेंगे स्पोर्ट्स में। इससे पार्टिसिपेशन इंक्रीज करेगा, मतलब पार्टिसिपेट करना, उनका ट्रस्ट जीतना। ARC का एक रिकमेंडेशन है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज नॉट मेरली अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बट अ मैनिफेस्टेशन ऑफ सोशल इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। वो जस्ट सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, नॉट जस्ट अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। देन चैलेंजेस अहेड, अभी भी सस्टेनेबिलिटी ऑफ पीस है, पोस्ट सिक्योरिटी विद्रॉल ऑफ रिस्क, लैंड कल्चरल एलिनेशन होगा, अभी भी लैंड एलिनेशन होगा, रिहेबिलिटेशन अगर प्रॉपर सही से नहीं हो पाया तो फिर से नक्सलिज्म राइज हो सकता है। वे फॉरवर्ड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो पेशा एक्ट है 1996 उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट करना ट्राइबल एरिया में, स्पेशली इन ट्राइबल एरिया। फर्स्ट राइट एक्ट का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन करना। स्ट्रेंथन लोकल सेल्फ गवर्नेंस, फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट, ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप, एजुकेशन इन रूटेड इन देयर कल्चर। तो इसमें इस आर्टिकल में हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट 2 स्ट्रेटेजी अपना रही है नक्सलिज्म से फाइट करने के लिए। कंक्लूजन में पहला स्ट्रेटेजी फोर्स एंड सेकेंड स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट में पार्टिसिपेशन, ट्रस्ट विन। दैट्स ऑल फॉर दिस आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट सोसाइटी, GS3। इसमें क्या है कि आर्टिकल में लिखा गया है कि ब्लैटेंट वायलेशन हो रही है ऑनलाइन। कौन सी एक्ट का? प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994 का, जिसमें सेक्स सिलेक्शन का पता लगाना एक क्रिमिनल ऑफेंस है, उसका ऑनलाइन ब्लैटेंट वायलेशन हो रही है। पहले क्लिनिक में था ऑफलाइन, अब ये ऑनलाइन पहुंच गया है और उस पर कोई गवर्नमेंट का प्रॉपर रेगुलेशन नहीं हो पा रहा है। ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है। जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वो प्रेगनेंसी के सपोज 1 महीना बाद या 20 दिन बाद ऑनलाइन में शो कर रहे हैं कि गर्ल्स है कि चाइल्ड है, ये शो कर रहे हैं। मतलब पहले ही उनको पता चल गया कि सेक्स क्या है फिटस का। दिस इज़ अगेंस्ट द लॉ एंड इसका ब्लैटेंट वायलेशन हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ पंजाब वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 में इम्फेसाइज्ड, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इम्फेसाइज स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ द PNDT एक्ट 1994 को। ये जो मेन रीज़न है कि पेटेगा सोसाइटी, सन प्रेफरेंसेस, मिसिंग वीमेन फिनोमेना, दिस आर द स्टैटिक पोर्शन। इस क्वेश्चन का स्टैटिक पोर्शन तो लिखना ही पड़ेगा कि सेंसस 2011 में सेक्स रेशियो 943, चाइल्ड सेक्स रेशियो 927, वहीं पे 2019 में एक डेटा है 929 सेक्स रेशियो है, रिसेंटली इम्प्रूव हुआ था। रीजन सोशल कल्चरल इकोनॉमिक डाउरी सिस्टम, प्रैक्टिकल माइंडसेट है, प्रैक्टिकल सोसाइटी, फ्यूनरल राइट्स एंड इनहेरिटेड रोम्स। मतलब सोसाइटी टोटली पैट्रियार्कल है जहाँ पर सन को प्रेफरेंस दिया जाता है और जेंडर को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। ये इथिकल इशूज में इसलिए आ जाते हैं कि इट वायलेट्स जेंडर जस्टिस, ह्यूमन डिग्निटी, इंटर जनरेशनल इक्विटी, रिफ्लेक्ट फेल्यूर ऑफ मॉडल एजुकेशन एंड वैल्यू सोशलाइजेशन। दिस कैन बी यूज्ड इन इथिक्स। गवर्नमेंट का अप्रोच तो गवर्नमेंट 2 स्कीम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना सेविंग स्कीम जिससे फाइनेंशियली सिक्योरिटी मिले हर गर्ल्स चाइल्ड को, और जब वो 18 साल की हो जाएगी तो उसका यूज़ कर सकते हैं एजुकेशन और मैरिज में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक होलिस्टिक स्कीम है अगेंस्ट गर्ल्स चाइल्ड, जो कि एजुकेशन प्रोवाइड करना, हेल्थ प्रोविज़न करना, एम्पावरमेंट करना, तो ओवरऑल स्किल प्रोवाइड करके एम्पावरमेंट करना लड़कियों का, टीनेज को, और कंपेन करना बिहेवियर चेंज के लिए सोसाइटी में कि इक्वल स्पेस दो हर जेंडर को, गर्ल्स को एज वेल एज
वॉइस को। इसका लिमिटेशन है कि इसका लिमिटेड इम्पैक्ट हुआ है इस कंपेनिंग का। वीक मॉनिटरिंग है, लैक ऑफ सेंसिटाइजेशन है ऑफिसर्स में जो इस स्कीम को प्रॉपर कर रहे हैं। तो सोल्यूशन में भी जो चैलेंजेस है वो सोल्यूशन में डालना है। देन नेक्स्ट इज दिस न्यूज़, द इम्पीचमेंट न्यूज़ ऑफ महाराष्ट्र हाई कोर्ट जज। इसमें कहानी यह है कि कुछ अपोजिशन एमपी ने मोशन ऑफ इम्पीचमेंट लोकसभा में सबमिट किया है ओम बिरला को, मद्रास हाई कोर्ट जज के अगेंस्ट। उनका कहना है कि ही एक्टेड अगेंस्ट सेकुलरिज्म, क्योंकि उन्होंने एक जजमेंट में एक पक्ष में जजमेंट दिया जिनका कहना था कि एक दरगाह के पास कोई हिलॉफ है, उस पर दिया जलाने के लिए। तो पक्ष का कहना था कि कई सालों से, सदियों से हो रही है, तो उसे जलाया जाना चाहिए, जबकि अथॉरिटी इसके अगेंस्ट थे, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी इसके अगेंस्ट था। फिर भी ने जजमेंट में पास किया कि नहीं, आप अलाउ कर दिया जलाने के लिए दीपक को वहाँ पे। तो इस तरीक़ा से अपोजिशन इंक्लूडिंग तमिलनाडु में जो सरकार थी वो बोला कि दिस इज़ अगेंस्ट सेकुलरिज्म, और सबने मिलकर लोकसभा में ओम बिरला को एक मोशन सबमिट किया है इम्पीचमेंट का। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी डेंजरस प्रेसिडेंस कि आप एक बार जजेस पे प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि आप ऐसा काम करेंगे तो आपको इम्पीचमेंट ला देंगे। दिस इज़ अगेंस्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो बेसिक स्ट्रक्चर केशवनाथ भारती केस 1973 में हुआ है। रिसेंटली एनजेक केस जो कि 4 जजेस केस में है 2015, उसमें भी इंडिपेंडेंस जुडिशरी इज ए बेसिक स्ट्रक्चर। तो दिस इज अगेंस्ट दिस इज इक्वल टू थ्रेटनिंग जुडिशियरी। आप मेरे अगेंस्ट अगर जजमेंट दिए तो हम इम्पीचमेंट मैकेनिज्म को इनिशिएट कर सकते हैं अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ, अगेंस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। दिस इज अ चिलिंग इम्पैक्ट ऑन द जुडिशियरी, ये कहना है हाई कोर्ट लॉयर्स का। रविचंद्रन अय्यर वर्सेस जस्टिस एम एन भट्टर्जी। इम्पीचमेंट इज ए मीन फॉर ग्रेव मिसकंडक्ट, नॉट अ जुडिशियल एरर। जुडिशियल एरर के इम्पीचमेंट नहीं होनी चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है रविचंद्रन अय्यर में। केशवनाथ भारती के में भी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। सेकेंड ARC का भी जजमेंट है। तो ओवरऑल हम एक और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट जानते हैं कि फिर इम्पीचमेंट प्रोसीजर होता कैसे है। इम्पीचमेंट गवर्नमेंट हाई कोर्ट का जजेस को आर्टिकल 217 के 217 के अगेंस्ट हाई कोर्ट जजेस का रिमूवल का प्रोविजंस है, और 124 सुप्रीम कोर्ट जजेस। इसमें कहा गया है 217 में कि हाई कोर्ट जजेस का रिमूवल होगा जैसे सुप्रीम कोर्ट जजेस का रिमूवल होता है। सेम प्रोसीजर 104 में सेम प्रोसीजर दोनों को जजेस के रिमूवल में होगा। 2 प्रोविजंस है, क्यों? 2 कारण है। कॉन्स्टिट्यूशन बस 2 ही रीजन्स को एक्सेप्ट करती है, प्रूफ्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। जब भी मोशन सबमिट होता है, इसका प्रोसेस ये है कि मोशन सबमिट होता है इम्पीचमेंट मोशन लोकसभा स्पीकर को फिर या राज्यसभा में चेयरमैन को, राज्यसभा के चेयरमैन को। इसमें अगर सबमिट करना है तो आपको 100 MP का साइन चाहिए, और राज्यसभा में सबमिट करना है तो 50 MP का साइन चाहिए। साइन करने पर फिर इट इज़ अप टू स्पीकर और चेयरमैन कि उस मोशन को एक्सेप्ट करें या फिर रिजेक्ट करें। अगर एक्सेप्ट होता है तो 3 मेंबर कमेटी बनता है। 3 मेंबर कमेटी में 1 सुप्रीम कोर्ट का जज होंगे, फिर एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे, और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होगा। तीनों मिलके इंक्वायरी करते हैं। अगर इंक्वायरी फाइंडिंग होता है कि यस ही एक्टेड अगेंस्ट द राइट कॉज, तो वो फिर पार्लियामेंट को सबमिट होता है, पार्लियामेंट के पास जाता है। अगर वो इंक्वायरी में पाते हैं कि नहीं दिस वाज नॉट अ वैलिड टू पनिश, तो ये वहीं पे केस क्लोज हो जाता है। फिर पार्लियामेंट में जाता है तो स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है कि टोटल मेजोरिटी ऑफ द हाउस, टोटल मेजोरिटी एंड द 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज अगर 500 टोटल मेंबरशिप है, 500 टोटल मेंबरशिप है तो 250 तो होना ही चाहिए पास
करने के लिए 250 वोट तो होना ही चाहिए, और अगर 500 है तो 2/3, इसका 2/3 भी होनी चाहिए, मतलब दोनों होनी चाहिए। इसमें अगर प्रजेंट सपोज 500 स्ट्रेंथ है और प्रजेंट 390 है तो 260 हुआ वोटिंग, ये तब पास होगा क्योंकि 260 250 से ऊपर है। अगर प्रेजेंट 360 होते हैं और तब 2/3 का वोटिंग होता तो वो 240 होता। इसका मतलब 240 प्रेजेंट 2/3 से पास तो हुआ है, लेकिन प्रेजेंट 260 थे और टोटल 250 बना, तो ये मेजोरिटी क्रॉस नहीं किया। दोनों कंडीशन सक्सेसफुल होनी चाहिए, मेजोरिटी भी और प्रेजेंट एंड वोटिंग भी। दिस इज अ इम्पीचमेंट प्रोसीजर, स्पेशल दिस इज कॉल्ड स्पेशल प्रिविलेज, स्पेशल मेजोरिटी। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट इज ब्रिंगिंग अ न्यू बिल, नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन बिल 2025। इसमें क्या है कि एक इसको मेन पर्पस है, इसको रेगुलेटरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन एरिया में रेगुलेटरी इंप्रूव करना, स्ट्रेंथन करना। इसमें एक नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी बनेगा, यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्ड मैंडेट क्राइटेरिया बनेगा, कैसे आपको प्रोसेसिंग करना है, स्टोरेज करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, या फिर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन को ट्रांसफ्यूजन के एरिया में स्टैंडर्ड प्रोसीजर, स्टैंडर्ड, फिर अथॉरिटी का क्रिएशन, सारे ब्लड सेंटर का मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट फिर अगेन promote voluntary blood donation, introduce strict penalties for unsafe and non-compliant। this 5 point पर्पस रेगुलेशन को इम्प्रूव करना। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स रिलेटेड न्यूज़ की, इंडिया का फॉरेन रिजर्व टच किया है $387 बिलियन इन दिसंबर 2025। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट फाइंड क्या करना है कि जो फॉरेन करेंसी का जो एसेट्स हैं रिजर्व में, वो रिड्यूस हुए हैं 151 बिलियन, फॉल बाय 151 बिलियन, और वो उनकी संख्या है 556। गोल्ड रिजर्व इंक्रीज हो रहा है 106 बिलियन, 1.188 बिलियन से इंक्रीज हुआ, अब नाउ इट इज स्ट्रेंथ इज 106 बिलियन। एंड द स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जो कि IMF का करेंसी मेजर है, वो है $18 बिलियन। ये तीनों डिस्ट्रीब्यूट करना इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से उसमें कॉन्स्टिट्यूट हैं फॉरेन रिजर्व में, क्या क्या होते हैं, फॉरेन करेंसी, गोल्ड एंड स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स बहुत बार पूछ चुका है UPSC में, IMF का है। नेक्स्ट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का एग्जिट और उसका इम्पैक्ट रुपीज़ पे और स्टॉक मार्केट पे। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होते क्या हैं? रिफर्स टू द इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन एंटिटीज इन इक्विटी डेब्ट। ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से अलग होता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर नॉर्मली वो शेयर में करते हैं, लेकिन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म करते हैं और शेयर में भी करते हैं, लेकिन नॉर्मली वो बॉन्ड में करते हैं। उनका मेन अगेन FDI का मेन पर्पस होता है कंपनी में अच्छे खासे अमाउंट शेयर लेना, कंपनी में डिसीजन मैनेजमेंट राइट्स लेना और कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाना लॉन्ग टर्म में। इनका मेन पर्पस होता है कंपनी के बॉन्ड में इन्वेस्ट करना और कंपनी से जो बॉन्ड प्राइस इंक्रीज हो रही है वहाँ से प्रॉफिट कमा के फिर अपना निकल जाना। तो रिसेंटली क्या हो रहा है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इंडियन इक्विटी और बॉन्ड मार्केट से एग्रेसिव लेवल पर एग्जिट कर रही है। उसका इम्पैक्ट हो रहा है रुपीज़ पे, रुपी डिप्रिशिएट कर रहा है। ये इम्पैक्ट रुपी डिप्रिशिएट क्यों कर रहा है? इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो अपने इक्विटी को, बॉन्ड्स को इंडियन मार्केट में सेल करेंगे, तो सेल करेंगे रुपीज़ में सेल करेंगे, लेकिन उनको जाना है अपना USA घर, तो रुपीज़ लेके तो USA जाएंगे नहीं, तो रुपीज़ को कन्वर्ट करेंगे डॉलर में। तो फिर डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए डॉलर डिमांड करेंगे, रुपीज़ मार्केट में देंगे, डॉलर का डिमांड बढ़ेगा, मार्केट में रुपीज़ का सप्लाई बढ़ेगा। तो डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म काम करती है नॉमिनल एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने में, वन ऑफ द फैक्टर है। तो जब डिमांड डॉलर का बढ़ गया, रुपीज़ का सप्लाई घट गया, रुपीज़ का सप्लाई बढ़ गया, तो रुपीज़ से प्रेशर बढ़ गया और इससे क्या होता है कि रुपीज़ डिप्रिशिएट करती है। एक और इम्पैक्ट है कि मार्केट में जो इक्विटी है, बॉन्ड मार्केट में वोलेटिलिटी इंक्रीज हो गया है उनके एग्जिट करने से। एग्जिट कर क्यों रहे हैं, क्वेश्चन आती है। तो एग्जिट कर रहे हैं कि USA अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, हाई इंटरेस्ट रेट इन USA, टाइट ग्लोबल इन लिक्विडिटी एंड सेफ हाई यील्ड
डेवलप मार्केट एक सेफ सॉवरेन हाई यील्डिंग बॉन्ड माना जाता है, तो वो अब डेवलप मार्केट की तरफ, डेवलपिंग से डेवलप मार्केट में मूव कर रहे हैं। एक और पॉइंट यहाँ पे कि ये डेटा दिया है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, NSDL है क्या, बहुत बार यूपीएससी में इस ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन पूछी जाती है। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड एक इंस्टीट्यूशन है, डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन है। उसका काम है कि जितने भी इक्विटी मार्केट्स हैं, डीमैट्स अकाउंट को उसको मेंटेन करना, होल्ड करना, ट्रांसफ़र करना, सेटलमेंट करना सिक्योरिटीज़ का। ये जो भी ट्रांसफ़र होती है सिक्योरिटी का एक वन हैंड टू सेकेंड हैंड टू थर्ड हैंड, तो इसके थ्रू होती है। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1996 में, रेगुलेटेड बाय सेबी। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सेबी, इट इज़ जस्ट रेगुलेटेड बाय सेबी। इसका प्रोमोटर कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स इसलिए है कि IDBI बैंक, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, UTI तीनों मिल के इसको चलाते हैं, प्रमोट करते हैं, इस इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करता है सेबी 1996। इसका काम क्या है जान गया। इसमें हम जाने कि फॉरेन पोर्टफोलियो क्या है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड क्या है, उसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, उसको प्रमोट कौन कर रहा है, उसको रेगुलेट कर रहा है कौन कर रहा है, फॉरेन पोर्टफोलियो की एग्जिट से क्या हमारे रुपीज़ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारे इक्विटी और स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, और क्यों एग्जिट क्यों कर रहे हैं, कुछ रीजन्स जान गए। तो ओवरऑल इस आर्टिकल को समझ चुके हैं अच्छा से। नेक्स्ट आर्टिकल की, रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया हैज़ बिकम अ फर्स्ट कंट्री टू बैन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रेन अंडर 16। रीज़न क्या दिया गया है कि मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट होता है चिल्ड्रंस का, साइबर बुलिंग का शिकार होते हैं, ऑनलाइन सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, हार्मफुल कंटेंट एक्सपोजर होता है, और चिल्ड्रन के पास उतना नॉलेज नहीं होता है, डिजिटल लिटरेसी नहीं होती है कि वो आइडेंटिफाई कर पाएँ कि क्या रिस्क है डिजिटल वर्ल्ड का, और क्या उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या उनके लिए नुकसान है। और कभी कभी कोई ऐसा कंटेंट उनके सामने आ जाती है जो कि लॉन्ग टर्म उन पर इम्पैक्ट डालती है। तो दिस इज़ अगेंस्ट चिल्ड्रन, ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, कि चिल्ड्रन को चिल्ड्रन रहने दिया जाए। उनको जब पेड़ जब डेवलप कर रहा होता है तो कभी कभी उनको एक बांध कर कुछ समय के लिए उनको आउटर वर्ल्ड से सिक्योर रखना चाहिए। और जब वो इतना परिपक्व हो जाए, मैच्योर हो जाए कि वो अब आउटर वर्ल्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये जानने के लिए क्या रिस्की है क्या नॉन रिस्की है, तब उनको फिर धीरे धीरे एक्सपोजर देना चाहिए। इसका दो कंसर्न है कि इम्प्लीमेंटेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, और क्या रेगुलेशन नहीं करना चाहिए, रेगुलेशन या ब्लेटेंट बैन कर देना या रेगुलेशन करना, दो रीजन है। और एक और क्वेश्चन आते हैं कि इंडिया को भी चिल्ड्रंस के लिए सोशल मीडिया को बैन करनी चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एथिकल पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट है सब लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन की यूक्रेन का ओडेसा कहाँ है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ द यूक्रेन का एक बचा खासा पोर्ट है ओडेसा पोर्ट, जो कि और सारे तो रसिया ने कब्जा कर लिया, बस एक ओडेसा ही बचा हुआ है। तो नॉर्मली ओडेसा पे वेस्टर्न कंट्रीज़ या फिर USA से या टर्की से अदर कंट्रीज से जो भी वेपन्स आते हैं यहीं पे आते हैं, हथियार। तो क्या होता है कि रसिया बार बार यहाँ पे अटैक करके डिस्ट्रॉय करना चाहता है वेपन्स का। देख ही रहे हैं कि थाईलैंड और कंबोडिया में अभी वोट चल रही है, स्मॉल इंस्टेंसेस ऑफ क्लैसेस ऑन प्रीत बिहार मंदिर पे। तो वही इंपॉर्टेंट घटना हो जाती है कि हम जानें कि थाईलैंड और कंबोडिया का लोकेशन कहाँ कैसे है। कंबोडिया वियतनाम यहाँ पे है, कंबोडिया बस वियतनाम से टच कर रही है, फोनेम फन उसका कैपिटल है, वियतनाम से टच कर रही है और लोएस से और थाईलैंड से, तीनों के बीच में कंबोडिया है। यहाँ पे फाइटिंग चल रही है और थाईलैंड का बॉर्डर टच हो रही है कंबोडिया से, लाओस से, म्यांमार से और यहाँ मलेशिया से। तो दिस बॉर्डर इशूज़, यहाँ कौन से नदी हैं वही लोकेशन में ध्यान में रखना है। एक बस्तर का एक न्यूज आया, मारिया कम्युनिटी ऑल्सो कॉल्ड मारिया कम्युनिटी ऑफ द डंडमानिया मारडिया। ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि कभी कभी यूपीएससी ट्राइबल कम्युनिटी कौन से है, किस एरिया में है, वहाँ से पूछता क्वेश्चन आ जाता है। तो गोंड लार्जेस्ट गोंड के पार्ट हैं ये कम्युनिटी। एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है प्लेन्स परस्पेक्टिव से कि कोपरा रिजर्वायर डिक्लेयर्ड वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। दिस इज द फर्स्ट एंड द ओनली वेटलैंड ऑफ द छत्तीसगढ़। कोपरा रिजर्वायर
इन बिलासपुर, इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। रामासाट साइट्स, कोबरा रिजर्वायर इन छत्तीसपुर, एक डैम है। कोई इंपॉर्टेंट रिवर यहाँ से नहीं गुजरती है। अगर पूछ दिया कि इंद्रावती नदी यहाँ से गुजरती है क्या, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट रिवर वहाँ का नहीं, वैसा कुछ नहीं है। रिजर्वायर रेन फेड है, छोटा छोटा जो सीजनल स्ट्रीम होते हैं उससे ये रिजर्वायर बनता है, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट रिवर नहीं है यहाँ से। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे, थैंक यू, डू लाइक।